अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वेव है, साउंड वेव, वो क्या है। साउंड तो एक वेव है। वेव दो तरह की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिनमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो मैकेनिकल वेव होती है, जिनमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो साउंड इनमें से कौन सी है? मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, आगे मैकेनिकल वेव भी टू टाइप्स की हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के अमूदन हो, परपेंडिकुलर हो, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जिसमें मीडियम के पार्टिकल की मोशन वेव की मोशन के अलोंग हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव की सिमत जिस तरफ है उस तरफ पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये हम पीछे अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको पता है। तो देखते हैं अब जो साउंड वेव है वो किसकी एग्जांपल है, कौन सी नेचर है, ट्रांसवर्स वेव की या लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो ये मेरे ट्यूनिंग फोर्क लिया और ये एयर है, नॉर्मली एक्सपेंड है। ठीक है, अब क्या किया, मैंने ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के ऊपर मारा और इसका जो ये वाला होता है ये वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, ओ से ए पॉइंट पर और ए से बी पॉइंट पर, इस तरह वाइब्रेट करने लग गया। तो जैसे ये ओ से ए पर आया तो इसने आगे वाली हवा को प्रेस कर दिया, तो हवा दब गई, मतलब अपनी एनर्जी इसने हवा को दे दी और हवा के पार्टिकल दूसरे के करीब करीब हो गए। ठीक है, अब जब ये ए से वापस कहाँ गया, बी पर, तो ये वापस गया तो पीछे वाली हवा के पार्टिकल तो फिर क्या गए, अपनी नॉर्मल हालत में आकर फैल गए। ठीक है, पहले कंप्रेस हुए, जब वापस गया तो फिर वापस से फैल गए, और ये जो कंप्रेस वाले पार्टिकल के पास एनर्जी थी ये कहाँ गई, इसी एनर्जी आगे से आगे टकरा कर यहाँ पर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, इसी तरह ये एनर्जी फिर आगे से आगे पार्टिकल को ट्रांसफर होती जाएगी, और पीछे से क्या होगा, ये फिर ए पर आएगा, फिर एरिया कंप्रेस हो जाएगी, फिर बी पर जाएगा, फिर हवा क्या करेगी, फिर रेयर इफेक्ट हो जाएगी, फैल जाएगी। इसी तरह ये ए बी के दरमियान वाइब्रेट करता रहेगा, तो कभी कंप्रेशन कभी रेयर फ्रैक्शन, कभी कंप्रेशन कभी रेयर फ्रैक्शन, कभी कंप्रेशन कभी रेयर फ्रैक्शन, इस तरह होता रहेगा, और साउंड एनर्जी पार्टिकल आगे से आगे ट्रांसफर करते रहेंगे। तो वाइब्रेटरी मोशन कहाँ हो रही है, इस सिमत में, वेव भी कहाँ जा रही है, उसी सिमत में। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें वेव के सिंबल पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन में कोई भी एंगल नहीं बनता, इस प्रॉपर्टी को तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका मतलब है जो साउंड है ये किसकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव है। तो साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ना कि ट्रांसवर्स वेव। तो ये कैसे हमें पता चला, हमने एक्सपेरिमेंट करके पता लगा लिया। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। बाकी एक्सप्लेनेशन है वो सारी एक ही चीज के ऊपर है, तो बार बार एक ही चीज बोलनी पड़ेगी दोबारा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की खसूसियात। देखो साउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट खसूसियत होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो कोई बोलता है, किसी की आवाज़ ऊंची है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, किसी की आवाज़ मध्यम है, हेलो हेलो, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, किसी की आवाज़ बारीक है, किसी की आवाज़ भारी है, जैसे गर्ल्स की या बॉयज़ की। अब देखो गर्ल्स की आवाज़ बारीक है तो सब गर्ल्स की सेम फिर भी नहीं है, सब बॉयज़ की भारी है सब बॉयज़ की सेम फिर भी नहीं है। अगर दो गर्ल्स बात करें तो हमें पता चलेगा कि दोनों की साउंड डिफरेंट है, चाहे उनकी आवाज़ बारीक है, मतलब उनकी लाउडनेस, उनकी आवाज़ का ऊंचा बोलना, मतलब बोलना जितना मर्जी वो सेम कर लें, लेकिन दोनों की वॉइस में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो उसका हम स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो साउंड में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लाउडनेस की। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड, सबसे पहले लाउडनेस ऑफ साउंड की स्टडी करेंगे। तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है, ये साउंड की वो खसूसियत है जिसमें हम फर्क करते हैं, किसमें, लाउड एंड फेंट साउंड में जो फर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इन लाउडनेस ऑफ साउंड लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो जो लाउड मतलब ऊंची आवाज है और फेंट मतलब मध्यम आवाज है, उसमें जो फर्क होता है उसे हम कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। ऊंची आवाज जैसे बोलते हैं हेलो, आहिस्ता बोलते हैं तो हेलो। तो मध्यम आवाज जैसे हम कोशिश करते हैं दोस्तों के पास बैठ के, तो कोई दूसरा दोस्त ना सुन ले तो हम आवाज को धीमा कर लेते हैं, तो वो फेंट साउंड। लेकिन जब क्लास में कोई लाउड टीचर बोलता है, ठीक है, तो वो सब बच्चों को आवाज आनी चाहिए होती है, तो वो क्या करता है, वो लाउड बोलता है।
तो उनमें जो फर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, अब इसके जो लाउडनेस के फैक्टर हैं वो है फैक्टर इफेक्ट ऑन लाउडनेस। लाउडनेस के ऊपर कितने फैक्टर इफेक्ट करते हैं, 3, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। के एरिया के जो वाइब्रेट कर रही है बॉडी साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसका एम्पलीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करती है, उसका एरिया कितना है वाइब्रेटिंग बॉडी का उस पर डिपेंड करता है लाउडनेस, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, कि हम वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करिए हम उससे कितना दूर है। ठीक है, तो चलो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसकी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का, वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो जैसे ये मेरे पास एक ढोल है, अब ये जो इसका ड्रम है मैं इसके ऊपर आहिस्ता फोर्स लगाता हूँ तो ये वाइब्रेट करेगा ना अपनी मेन पोजीशन से, कभी इधर कभी इधर, और जो कितना वाइब्रेट करेगा मैक्सिमम यहाँ तक इतना आ गया तो इतना ही वो इधर वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो मेन पोजीशन से डिस्टेंस से हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है थोड़ा, ये इसका एम्पलीट्यूड क्या है थोड़ा। अगर मैं तेजी जोर से मारूंगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही लाउडनेस ज्यादा होगी। ढोल को राम राम से बजाओगे तो लाउडनेस कम होगी, मतलब एम्पलीट्यूड भी कम होगा। जोर से मारेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमें लाउडनेस भी ज्यादा सुनाई देगी। तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस भी कम। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास गिटार होता है, हम उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं अगर हम उसको आराम से कह के छोड़ते हैं तो थोड़ा एम्पलीट्यूड होगा तो वाइब्रेशन भी थोड़ी होगी, लेकिन अगर हम उसको जोर से कह के छोड़ते हैं तो ज्यादा वो वाइब्रेट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा ज्यादा, जिससे लाउडनेस भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस भी कम। अब आगे आता है दूसरी प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, के वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया। अब देखो मेरे पास एक छोटा ढोल होता है जो अक्सर सर्दियों में घरों में भी लोग वो करते हैं ढोल की वगैरह। अब ये वो है, इसका एरिया स्मॉल है, तो जो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो इसका एयर ड्रम ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा नहीं होगा, ये थोड़ा होगा। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये जो ड्रम है ये फट जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम इतना ही वाइब्रेट एम्पलीट्यूड अपना क्रिएट करता है। लेकिन अगर बड़ा ढोल होगा तो उसका ड्रम बड़ा होता है, तो वो जितना साइज ज्यादा होगा उतना ही वो उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। जैसे एक नॉर्मल रॉड है इतना सा, हम उसको बेंड करते तो नहीं होता, लेकिन अगर इसके मुताबिक हमारे पास एक लंबा सरिया है, हम उसको करंट भाव में बनाए तो वो हो जाता है। इसी तरह जितना एरिया ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड बॉडी का उतना ही ज्यादा होगा फोर्स लगाने से, और जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ही लाउडनेस भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो एरिया कम तो एम्पलीट्यूड कम, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस कम, एरिया ज्यादा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस भी ज्यादा। तो इसका मतलब एरिया पर भी डिपेंड करता है कि एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, के वाइब्रेटिंग बॉडी से फासला। ठीक है, अब ये देखो, अब ये आदमी ढोल बजा रहा है, एक ये खड़ा है ए पोजीशन पर, एक खड़ा है दूर मैक्सिमम डिस्टेंस बी पोजीशन पर। ठीक है, अब देखा जाए तो जो ए पोजीशन पर है वो ढोल वाले के करीब है तो उसको लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी, और जो दूर खड़ा है उसको लाउडनेस कम। अब इसको लग रहा है कि लाउडनेस कम है, लेकिन वो तो अपने सेम अपना जितने लाउडनेस से बजा रहे हैं, लेकिन हमारे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि जिस तरह लाउडनेस दूर जाती जाएगी बिकेम फेबल एंड फेबल आस्ता आस्ता मध्यम कम होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम करीब आएंगे लाउडनेस बढ़ती जाएगी। जैसे अब साथ वाली गली में ढोल बज रहा है या कोई बोल रहा है तो क्या होगा, हमें साउंड जो है वो कम सुनाई देगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब जाते जाएंगे लाउडनेस की मिकदार क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जितना मैं करीब हूँ लाउडनेस ज़्यादा, जितना मैं वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर हूँ उतना ही लाउडनेस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लाउडनेस। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है साउंड की, लाउडनेस। अभी आगे इसकी और भी प्रॉपर्टी है, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी वगैरह, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।